हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ और बहुत ही शानदार क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो आपको एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल देखिए, संकीर्ण मुद्रा क्या है? व्हाट इज नैरो मनी? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही। देखिए एक बार, यहाँ पे एक टर्म है नैरो मनी। ये नैरो मनी क्या होता है? नैरो मनी का मतलब होता है वो पैसा जो बैंक में सेफ पड़ा होता है। बैंकों में जो सेफ पड़ा पैसा होता है उसे हम नैरो मनी कहेंगे। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। परिसंचरण में मुद्रा तथा बैंकों में मांग जमाओं का योग। अब यहाँ पे एक और टर्म है हमारे पास कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? वो पैसा जिसको निकालने के लिए हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अपना एटीएम उठाया, बैंक में गए और निकाल लाए। वो हमारा डिमांड डिपॉजिट होती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पढ़िए, बताएं कि कौन सा सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक दर्शाता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि कंज्यूमर प्राइस क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस होगा आपका वो प्राइस जिसकी वजह से कंज्यूमर की गुड्स या सर्विसेज पे इफेक्ट आए। तो इस हिसाब से हम देखेंगे किसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में मुद्रास्फीति का स्तर। अब आगे चलते हैं। इसका हम एक बार डिफाइन देख लेते हैं कि चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर प्राइस बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगले सवाल पढ़ते हैं, किसी व्यवसायिक इकाई में दीर्घकालीन ऋण का मुख्य स्रोत क्या होता है? द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर अ बिजनेस यूनिट इज। क्या होता है? देखिए, शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म में जो हमारा पैसा है वो हम मनी मार्केट से रेज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है, क्रेडिट हमारा लॉन्ग टर्म आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने ही स्टॉक को पब्लिक को, अपने शेयर्स बेच देती है पब्लिक को, जिससे कि उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें पैसा रेज हो जाता है। इस हिसाब से आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू द पब्लिक। जनता को शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हस्तांतरण आय अथवा वैकल्पिक लागत को इस नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफर अर्निंग और अल्टरनेटिव कॉस्ट इज अदरवाइज नोन एज। क्या आंसर होगा इसका? आपका इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अब देखेंगे कि ये अवसर लागत क्या होता है। जैसे कि आप समझिए कि मुझे दो चीजें दिखी, पेन और पेपर, ठीक है। अब ये दोनों चीजें कितने की थी? 5 रुपए की हैं, मान लेते हैं 5 रुपए की हैं। अब मुझे चाहिए तो दोनों, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, तो मुझे इनमें से दोनों में से कुछ एक चूज करना है। और आप मानिए कि मैंने पेन चूज किया कि मुझे 5 रुपए में पेन लेना है, लेकिन मुझे चाहिए तो पेपर भी था ना। और फिर मैंने क्या किया कि पेपर की जो मेरी लेने की, पेपर को खरीदने की जो मेरी इच्छा थी, उसको मैंने अपने मन में ही दबा लिया कि चलो छोड़ो बाद में लेंगे। तो जो हमने जो उसको दबाया है, अपनी इच्छा को जो दबाया है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। और यानी कि हमने अपने कॉस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया,
यानी कि हमने एक पेन और पेपर में से एक अल्टरनेटिव चुना है कि हमको पेन लेना है, हम पेपर को छोड़ देते हैं, जबकि हमें आवश्यकता दोनों की थी, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम दोनों खरीद सकें। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतीक चिन्ह पर एक चमकता हुआ सितारा है? Which nationalized bank of India has a shining star as its emblem? बताइए क्या होगा, जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाइए, क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के एम्बलम में आपको एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ माप कौन सा है? द बेस्ट मेजर टू असेस द कंट्रीज इकोनॉमी ग्रोथ इज। बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का अगर हम मापन करेंगे तो हमें किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सी अवधारणा जेएम कीन्स के निकट रूप से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ जेएम कीन्स? कीन्स की थ्योरी क्या थी? कीन्स की थ्योरी थी, उसने फोकस किया था आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और डिमांड पर। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कीन्स की थ्योरी क्या थी, उस बेसिस पर हमारा इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत क्षमता। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी सामाजिक आधिकारिक संरचना के मुख्य घटक कौन कौन होते हैं? What are the main components of basic social infrastructures of an economy? बताइए। बेसिक मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल बेसिक नीड होती हैं, जैसे अगर हमें हॉस्पिटल है वो हमारी बेसिक नीड है। हॉस्पिटल में हमें नर्सेज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मेडिसिन के लिए स्टाफ चाहिए। स्कूल अगर हमारा बेसिक नीड स्कूल है, स्कूल में हमें टीचर्स चाहिए, चौक चाहिए, बोर्ड चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिविल एमिनिटीज़, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नागरिक सुविधाएं। अब देखिए कि बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में होता, अगर हम इंक्लूड करेंगे तो क्या क्या आएगा? हेल्थ केयर, जिसके अंदर हॉस्पिटल, एजुकेशन के अंदर स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर कम्युनिटी हाउसिंग एंड प्रिजन्स, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा आपका रेलवेज एंड रोडवेज। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अर्थशास्त्र में बुनियादी आधिकारिक संरचना सुविधाओं को किस नाम से जाना जाता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इकोनॉमिक्स आर नॉन एज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सोशल ओवरहेड्स कैपिटल, सामाजिक उपपरिव्यय पूंजी। इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इट इज कॉल्ड। व्यवसाय की समस्या का सर्वाधिक उपयुक्त समाधान तलाशने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना अत्यंत विषयक गतिविधि है। इसे क्या कहेंगे? तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑपरेशनल रिसर्च, संचालन शोध से हम क्या कर सकते हैं? व्यवसाय की समस्या का सर्वाधिक उपयुक्त समाधान तलाश सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, पूंजी की सीमांत क्षमता होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज। पहले तो हम ये देखेंगे कि मार्जिनल एफिशिएंसी होता क्या है। मार्जिनल एफिशिएंसी क्या होता है? मार्जिनल एफिशिएंसी होता है
किसी नई जगह पर पैसा लगाया है और वहाँ से हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, उसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी कहेंगे। और यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, नए निवेश पर लाभ की अपेक्षित दर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़ते हैं। किसी देश के जीवन स्तर को इसके डैश द्वारा दर्शाया जाता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। बताइए इसका सही आंसर। पहली बात तो ये कि ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा कि किसी कंट्री में उसका एक एक व्यक्ति किस तरह से रह रहा है, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे हम स्टैंडर्ड लिविंग कहेंगे। और इसका पता हम कैसे लगाएंगे, उसकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय से हम बता सकते हैं कि किसी देश का जीवन स्तर कैसा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़ते हुए, जब एक क्रेता तथा कई विक्रेता होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। When there is only one buyer and many sellers, that situation is called। अगर देखिए इसमें एक चीज़ है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होगा कि जब सेलर एक हो और ख़रीदने वाले ज़्यादा हों, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, मोनोपोली। और अगर बायर एक है और सेलर ज़्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, सिंगल बायर राइट, एकल क्रेता अधिकार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़ते हैं। श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप क्या होता है। द मेजर ऑफ ए वर्कर्स रियल वेज इज। देखिए कैसे पता चलेगा, सबसे पहले रियल वेज को हम कैसे समझ सकते हैं कि उसके जैसे कोई वर्कर है, श्रमिक है, जिसे अपनी पेमेंट मिली है, अगर उसे कुछ सामान खरीदना है तो वो बाज़ार में जाएगा और अपने इच्छा के अनुसार अपनी गुड्स या सर्विसेज वो लेगा। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं ना कि उसको जो पेमेंट मिला है उसके अंदर जो उसने सामान चाहिए वो पूरा ही आ जाए, यानी कि उसके सामान खरीदने की कैपेसिटी क्या होगी उस श्रमिक की, ये हम वर्कर्स रियल वेज से पता लगा सकते हैं। और जैसे कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो सामान वो नहीं खरीद पाएगा या फिर वो खरीद पाएगा, ये वर्कर की रियल वेज पर डिपेंड करेगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उसकी आय की क्रय शक्ति, द परचेजिंग पावर ऑफ हिज अर्निंग्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। औसत आय का क्या अर्थ है। एवरेज रेवेन्यू मीन्स। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। वस्तु की प्रति इकाई बिक्री पर होने वाली आय को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसको डिनोट करती हूँ AR से, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू TR अपॉन Q। Q मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा। तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है, TR अपॉन Q, यानी कि टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अब चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए। आर्थिक किराया से आश्रित है। इकोनॉमिक रेंट रेफर्स टू। रेंट का मतलब क्या होता है, सबको बेसिक पता होगा कि रेंट का मतलब होता है किराया। रेंट मतलब अगर हमें किसी की लैंड, मशीन, कोई भी सामान यूज़ करना है और तो हम उसे किराया देते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी का लैंड यूज़ करना है, किसी की ज़मीन को अगर हमें यूज़ करना है और हम उसके लिए हम पे कर रहे हैं, उसका रेंट दे रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हम इकोनॉमिक रेंट दे रहे हैं। इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। भूमि के लिए प्रयोग किया गया भुगतान ही इकोनॉमिक रेंट कहलाता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए। व्हाट इज रेफर्ड टू एज डिपॉजिटरी सर्विसेज। निष्पेषागार
सेवाओं के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एन एजेंसी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने वाली एक एजेंसी को ही डिपॉजिटरी सर्विसेज कहते हैं। इसका काम क्या होता है इन एजेंसियों का? कि हमारी सिक्योरिटीज़ को बचा के रखेगी, हमें एडवाइस करेगी कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं और ये सर्टिफिकेटेड भी होती हैं और अनसर्टिफिकेटेड भी होती हैं। सर्टिफिकेटेड को किस फॉर्म में? डीमैट के फॉर्म में वो हमें सिक्योरिटीज़ प्रदान करती हैं। आगे डीमैट का मतलब डीमैटेरियलाइज्ड। आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि किसी और वस्तु की कीमत गिरती है तो इसकी मांग, इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स फॉल्स इट्स डिमांड, क्या होगा? आप इसको इस तरह से समझिए, सस्ता सामान है कोई, हम इसको बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस कम होती है, सामान सस्ता होता है, लेकिन उसी सस्ते सामान की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। संतुलन में एक पूर्ण प्रतियोगिता क्या बराबर होगा? इन इक्विलिब्रियम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल इक्वेट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, मार्जिनल रेवेन्यू विथ मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आय तथा सीमांत लागत। देखिए, दो तरह की क्या होती है? फर्म्स होती हैं, एक परफेक्टली और एक होती है इनपरफेक्टली। परफेक्टली क्या होगी? एक कंपनी जो एक ही प्राइस रखेगी, यानी कि अगर उसका कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको एक ही दाम पे मिलेगा, कभी उसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, और इससे बहुत सारे बायर्स को वो एक ही टाइप का होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो वाली कंपनी को हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे परफेक्ट फर्म। आगे देखिए, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था अथवा काला धन की मौजूदगी, द एक्सिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी। इसका आंसर आप सोचिए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बना देगा। अगर जैसे मान ली ब्लैक मनी ज़्यादा हो जाता है कंट्री में, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कंट्री की हम नेशनल इनकम की प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका हम पता नहीं कर पाएंगे कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं, द एक्सिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी इज इंजीरियस जस्ट नॉट फॉर द रेवेन्यूज बट इट डिस्टॉर्ट्स द सिस्टमेटिक रेजोनेंस। ओके, अब चलिए अगला सवाल भी देखते हैं क्या होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति से सबसे अधिक पीड़ित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर्स द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होगा? इन्फ्लेशन से सबसे अधिक पीड़ित जो होता है वो होता है लेनदार, क्रेडिटर्स। कैसे होता है ये पीड़ित? कि लेनदार को इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि मनी की वैल्यू गिर जाती है इसमें। अगर उसके पास मनी है, वो अलग प्रोजेक्ट्स में लगा सकता है, कहीं और जाके इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी मनी की वैल्यू ही गिर जाएगी, तो इससे उसको सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बिक्री कर का भार किस पर पड़ता है? द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स फॉल्स ऑन। इसका इजी आंसर है, क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। उपभोक्ता पर ही सेल्स टैक्स का आखिरी भार पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग क्या होगा? आप सोचिए थोड़ा इसके बारे में कि आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा करेक्ट हो सकता है।
सबसे पहले तो ये एक टर्म है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का हम मतलब जान लेते हैं कि बुक बिल्डिंग का मतलब होता क्या है। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है पब्लिक सिक्योरिटीज़ के लिए एक टर्म होता है बुक बिल्डिंग, ठीक है। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दौरान एक प्रोसेस होता है, उसे बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि अ प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन टू अ पब्लिक ऑफर्स ऑफ सिक्योरिटीज एसेंशियली तो अ टेंडरिंग प्रोसेस, प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव पर अंशदान आमंत्रित करने की एक प्रक्रिया जो अनिवार्य रूप से निविदा प्रक्रिया द्वारा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बुक बिल्डिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद करिए इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, उत्पाद विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय निकालने की विधि को इस नाम से भी जाना जाता है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नॉन एज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसके दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। द वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वर्धित विधि और नेट आउटपुट मेथड, शुद्ध उत्पाद विधि इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को तरल माना जाता है क्योंकि वे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर। इसका क्या आपका सही आंसर होगा? सोचिए थोड़ा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्विकली एंड इजीली मार्केटेबल। और ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्विकली एंड इजीली मार्केटेबल। अब देखिए लिक्विडिटी क्या होता है। ये लिक्विडिटी का टर्म है, लिक्विडिटी डिस्क्राइब्स द डिग्री टू विच एन असेट और सिक्योरिटी can be quickly bought or sold in the market without affecting the assessed price। इसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी।